નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સપ્તશી સંકુલ વિદ્યાલયમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે કક્ષા 9ના પાઠ 15 દજ્યુ શીખીશું। એમનો પ્રકાર છે કહાની। એમના લેખક છે શેખર જોશી। ચાલો આપણે चलिए हम लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक शेखर जोशी, उनका जन्म 10 सितंबर 1932 में अल्मोड़ा गांव में हुआ था। वो उसने अजमेर में स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। फिर लगभग उन्होंने 30 वर्ष तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठा में कार्यरत रहे एवं उन्होंने नौरंगी, बीमार है, आपकी आदमी और केकड़ी कहानी को उन्होंने 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में उसको प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनके बाद उन्होंने महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित भी हुए हैं। उन्होंने दज्यू कहानी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दज्यू क्या मतलब है? बड़ा भाई। और दज्यू कहानी का उन्होंने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया था और उनमें उसको एक अवार्ड भी मिला था। दज्यू कहानी हम फिल्म के द्वारा भी निर्माणित हुई है, उनको भी हम देख सकते हैं। दज्यू कहानी का हम भावार्थ देख लेते हैं। दज्यू कहानी एक बाल श्रमिक पर लिखी गई है। आजकल हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है, बड़ी बड़ी होटलें होती हो, चाय की या पान के गल्ले, उनमें छोटे छोटे बच्चे जिनकी परिस्थितियाँ वीक है वो बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। हम लोग देखते ही हैं, हमारे आस पड़ोस में दुकानें हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 9, 10, 11 साल के बच्चे होते हैं, वो श्रमिक यानी कि कार्य करते हैं। तो वो एक गुनाह है। लेकिन इस कहानी में दज्यू यानी कि बड़ा भाई एक होटल में एक 9-10 साल का लड़का कार्य करता है। चाय की कैफ़े है, वो चाय के कैफ़े में 9-10 साल का लड़का होटल बॉय के रूप में काम करता है। वहाँ पे एक शेखर बाबू, एक व्यक्ति की मुलाकात उनसे होती है जो जगदीश बाबू के नाम से है। तो वो व्यक्ति जब उस लड़के को मिलते हैं तब वो लड़का उसके साथ अपनापन कैसे घुल मिल जाता है और अपना समझने लगता है, और वही अपनापन उसके मन पर कैसा आघात कर जाता है, इसकी यह एक कहानी है। तो आज हम पढ़ेंगे दज्यू। दज्यू का मतलब है बड़ा भाई। शब्दार्थ आप नोटबुक में नोट करते जाइएगा। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वही जगदीश बापू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफ़ आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आँखों की चलचलता देखकर उसकी उम्र, उसका अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता और शायद वही उम्र उसकी होगी।
इस पैराग्राफ में देखें, चौक के यहाँ पे एक कैफ़े का जिक्र हुआ है, जहाँ चौक से निकलकर बाई ओर एक साइन बोर्ड, बड़ा सा बोर्ड लगा है, वहाँ छोटा सा एक कैफ़े है। कैफ़े में जगदीश बाबू पहली बार आए हैं और वहाँ जाते ही पहली बार वहाँ जगदीश बाबू ने उस लड़के को वहाँ देखा, और यहाँ जगदीश बाबू ने, लेखक ने लड़के का रंग कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका निर्माण किया है कि गोरा चिट्टा रंग, वो गोरा है, नीली सफ़ आँखें, उसकी नीली नीली आँखें हैं, सुनहरे उसके बाल है, और चाल में एक अनोखी मस्ती है, और पर स्थिरता नहीं, कि वो बिल्कुल आलसी नहीं है। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुसती, यानी कि जैसे कमल के पत्ते होते हैं, उन पे जो पानी की बूंदें गिरती है तो बूंदें टिकती नहीं, उस पे से फिसल जाती है, वैसे ही उस पे उसके शरीर पर आलसपन बिल्कुल भी नहीं है। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगा जा सकती थी, कि उनको देखकर, उस लड़के को देखकर हमें मालूम पड़ जाता है कि शायद वह लड़का सिर्फ 9-10 साल का ही होगा। अधजली सिगारेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। जगदीश बाबू जब कैफ़े में बैठे थे तब जगदीश बाबू ने एक सिगारेट जलाई थी, और वह उस सिगारेट का वह अर्ध जली थी, और उन्हें बुझाने के लिए उसने एक लंबा कश खींचा। फिर जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया, कैफ़े के अंदर गया और मेज पर प्लेट रखी थी मेज पर એટલે કે બેન્ચ ઉપર એક ટેબલ ઉપર પ્લેટ હતી, ત્યાંથી वो लड़का जिसका नाम है बंदन, वो लड़का वो मेज पे जो प्लेटें होती है, खाना खाने के बाद जो प्लेटें पड़ी हुई थी वो लड़का उठा रहा था। तब जगदीश बाबू ने उसे देखा, मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदान के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके हंसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। और वह लड़का मानो आने वाले व्यक्ति यानी कि कैफ़े के अंदर ग्राहकों की राह देख रहा था, और जैसे ही व्यक्ति अंदर प्रवेश कर रहे वह उनसे जाके पूछता, और विनम्रता से उसके मुख पर जैसे मीनू यानी कि मेनू, जो खाने की लिस्ट होती है उसे मेनू बोला जाता है। तो यहाँ पे लेखक ने मीनू का प्रयोग किया है, मीनू शब्द का, उसका अर्थ है व्यंजन। व्यंजन सूची, खाने की लिस्ट। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। और वह जाकर जगदीश बाबू से मेनू पूछता है कि साहब आपको क्या चाहिए। फिर
उन्होंने एक सिंगल चाय का ऑर्डर दिया। तब उस लड़के ने पलक कुछ ही क्षणों में वह चाय उनके सामने हाजिर कर दी। मनुष्य की भावना बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है जिस एकांकीपन में भी सब कुछ निकट है, इतना अपना है, परंतु जिसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। हम जानते हैं कि मनुष्य की भावना बड़ी विचित्र यानी कि अटपटी है। कभी कभी व्यक्ति ऐसा भी है कि जो सैकड़ों भीड़ में, हम लोग कहीं समारोह में होते हैं या कहीं महफिल में, फिर भी हम अपने आप को अकेला समझते हैं। परिवार में होते हुए भी कभी कभी व्यक्ति अपने आप को अकेला समझता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी व्यक्ति अपने आप को अकेला समझता है। वैसे ही जगदीश बाबू पहली बार शहर आए थे। वहाँ शहर में चहल पहल थी, भीड़ भाड़ थी, फिर भी उनको वह माहौल में उसको अकेलापन महसूस हो रहा था। जो कुछ है वह पराया है, कितना अपना वहीन है, पर यह अकारणहीन नहीं होता। इस अकेलापन की अनुभूति एक अलगाव की जड़ें होते हैं। विछोहना विरह का किसी की प्रथा के मूल में है कि अकेलापन, कभी कभी व्यक्ति खुद भी अकेला रहना चाहता है। सब उनके साथ होते हैं, फिर भी व्यक्ति अपने आप को उन भीड़ भाड़ जगह से, अपने भीड़ भाड़ लोगों से, अपने परिवारजनों से वो खुद को ही अकेला कर देता है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहक पहक कैफ़े में शोरगुल में उन्हें लगा सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों तक रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन ही सीमा में दूर, कितना दूर है और कब उन्हें अनायास ही याद आने लगे। अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल के जगदीश बाबू आज गांव से शहर में आए तो उन्हें सब कुछ नया नया लग रहा था। सब कुछ चहल पहल तो शोरगुल था, अपनापन महसूस हो रहा था। शायद वो 5-6 दिन यहाँ पर रहे, सबके साथ मिल जाए, फिर शायद उनका यह अकेलापन दूर हो जाए, उनको यहाँ का वातावरण अनुकूल हो जाए। अपने गांव की यादें, अपने गांव के दुकानों की, स्कूल की, कॉलेज की, शायद वह महसूस दोबारा ना करें। उतने में वह लड़का आता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झकी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में ही वही कुछ है जिसकी सिक्का उन्हें अनुभव हो रहा है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। तब तभी वो विचार में होता है, तभी वह लड़का मदन आता है और बोलता है, साहब चाय। जब वो लड़का चाय शब्द बोलता है तब जगदीश बाबू ने जो सिगारेट जलाई थी
वह सिगारेट राखदानी, राखदानी यानी कि जो सिगारेट बुझाने के लिए एक पात्र होता है उसको राखदानी बोलते हैं, उसमें वह सिगारेट बुझा देता है और जो लड़के की ध्वनि यानी कि उसके आवाज़ को सुनकर उसको ऐसा लगता है कि इस शहर में भी कोई अपना है जो मुझे अपने जैसा लगने लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पे जगदीश बाबू उस लड़के से पूछता है, सवाल करता है कि क्या नाम है तुम्हारा? तो वह लड़का सामने से कहता है कि मेरा नाम मदन है। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जगदीश बाबू सामने से प्रश्न करते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कौन से गांव के हो, कहाँ से आए हो? तब पहाड़ का हूँ बाबूजी। तब सामने से मदन वह लड़का जवाब देता है कि पहाड़ का हूँ मैं साहब, पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? तब जगदीश बाबू सामने से कहते कि पहाड़ों में तो सैकड़ों गांव हैं, तुम्हारा गांव कौन सा है? आबू में है, दार्जिलिंग में है, मसूरी में है, शिमला में है, अल्मोड़ा में है, किस गांव कहाँ पे है तुम्हारा गांव? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया था। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। तब हल्की सी हंसी उसके मुख पर आती है मदन के और मुस्कुराकर बोलता है कि साहब मेरा गांव का नाम अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? तब जगदीश बाबू कहते हैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में कौन से गांव से है? तो विशेष की जानकारी गरज से जगदीश बाबू पूछते हैं, आश्चर्य से पूछते हैं जगदीश बाबू, अल्मोड़ा गांव, अल्मोड़ा गांव में कौन सा गांव है तुम्हारा? इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण डालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। वह जब जगदीश बाबू ने पूछा कि अल्मोड़ा गांव के तुम हो, तो अल्मोड़ा गांव में कौन सा गांव है तुम्हारा? तब वह लड़का एक संकोच में पड़ गया और धीरे धीरे कर सब कुछ अपने गांव के बारे में उस जगदीश बाबू को लड़के ने बताया कि अल्मोड़ा गांव के अंदर 15-20 मील दूर मेरा गांव है, फिर भी नाम तो कुछ होगा न? जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। फिर भी जगदीश बाबू ने फिर भी पूछा कि 15-20 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हारा गांव है, फिर भी गांव का नाम तो कुछ होगा ना? जोर से उस पर दबाव डालते हुए पूछा। डोडलिया लोग, वह संकुचा हुआ एक बोला, संकुचितता से बोला। मदन એવું કીધું, जगदीश बाबू ने पूछा कि तुम्हारा गांव 15-20 किलोमीटर दूर है, लेकिन गांव का नाम तो कुछ होगा ना? तब मदन ने बोला कि डोडलिया लोग। डोडलिया लोग वह क्या है? डोडलिया लोग मदन के गांव का नाम है, जो अल्मोड़ा जिले के अल्मोड़ा जिले के 15-20 माइल दूरी पर पड़ता है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पूर्ति हुई एकापन की हास्य दूर हो गई और जब उन्हें मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटती गांव के रहने वाले हैं, जगदीश बाबू हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि हूँ पण आपके निकट के गांव से ही आता हूँ, वहाँ से आपके निकट जो आपका डोडियल लोग गांव है, वहाँ से निकट ही मेरा गांव है।
तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। इस बात को सुनकर मदन खुश हो गया और मदन इतना खुश हो गया कि लगता था कि उसके हाथ से जो ट्रे यानी कि जो थाली पकड़ी थी वह ट्रे छूट जाएगी। इसके मुंह से शब्द निकलना चाहे कर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था। मदन जब उसको पता चला कि उसके निकट के गांव का लोग जो है वह यहाँ चाय पीने के लिए आए, वह जगदीश बाबू वहाँ से है, तो वह खुश हो गया और अपने अतीत में खो गया और लौट लौट कर उसको प्रश्न कर रहा था, अतीत के गांव से जुड़ी हुई बातें कर रहा था कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो चुका है। वह अपने अतीत को आगे अपने मन में उसको तरह तरह के प्रश्न उद्भव रहे थे अपने अतीत के। तब अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, इज्जा, लेकिन अपने अतीत में वो झाँक रहा था कि अपने गांव में लोग क्या क्या कर रहे होंगे, पहाड़ कैसे होंगे, पहाड़ पे कैसी कैसी हवाएं, उसका आनंद, फिर उसकी माँ, उसके माँ बाप और सब कुछ।